नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। असित नाथ हूं मैं। राजनीति में मित्र कठिन है, जाहिर है दुश्मन भी कठिन होते होंगे। कल तक जो नेता दुश्मन होता है वही अगले दिन मित्र होता है। कल तक जो मुद्दा दुश्मन होता है अगले दिन वही सियासत का मंत्र हो जाता है। यूपी में चुनाव है और चुनाव में वोट की दरकार होती ही है और वोट के लिए उनकी निष्ठा भी बदली। जो देश में इस्लाम की सियासत के झंडे ढो रहे थे और उनकी भी बदली, जिनके लिए भारत माता की जय नहीं बोलना देशद्रोह होता था। लखनऊ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने जय हिंदू के नारे लगाए और संघ प्रमुख ने भारत माता की जय वाले नारे में नरमी दिखा दी। आज का मुद्दा में बात भागवत का मंथन, ओवैसी का ऐलान। यूपी चुनाव नजदीक देखकर सूबे में सियासी पारा बढ़ने लगा है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने 141 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, उन्हें मैदान में उतार दिया है और एक तरह से अब शुरुआत हो गई है उम्मीदवारों को उतारने की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और एआईएमआईएम सांसद ओवैसी दोनों लखनऊ पहुंचे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद भी राज्य सरकार के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं। चुनाव नजदीक है, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, 20 करोड़ लोगों के बीच लगने लगा नेताओं का जमावड़ा। कोई कहता हम अच्छे, कोई कहता हम सच्चे। 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दल, कौन अपना कौन पराया। यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी में नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। तकरीबन 20 करोड़ लोगों को नेताओं के दर्शन होने लगे हैं, क्योंकि आम जनता की हमेशा यही शिकायत होती है कि चुनाव जीतने के बाद राजनेताओं के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय दौरे के दौरान मिशन यूपी का खाका तैयार करने के लिए बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करने के लिए संगठन का मन टटोलने की कवायद की गई। मोहन भागवत इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिले और उन्हें जीत का गुरु मंत्र भी दिया। एकमात्र दुनिया में भारतवर्ष ऐसा है कि इसके जो प्राचीनतम जीवन आदर्श है उनका प्रत्यक्ष आचरण आज भी यहां पर देखने को मिलता है। ये कागज देखी बात नहीं, आखिर देखी बात है भारत की। आजमगढ़ में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज होने के विरोध में पार्टी सांसद ओवैसी राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो गए हैं। ओवैसी कुछ दिन पहले भी राजधानी आने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें आम सभा और रोड शो की अनुमति नहीं दी थी। लखनऊ में पीसी करते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम लड़ेगी। हमारे पार्टी के मेंबर्स की मीटिंग थी जिसमें मुझे मिलने का मौका मिला और ये बात साफ और वाज़ेह हो चुकी है कि लखनऊ में आरएसएस के सरबराह आ सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी को इजाजत नहीं दी जाती। इससे एक्सपोज हो चुके समाजवादी कि कैसे वो लोग बीजेपी आरएसएस को इजाजत देते हैं और अगर किसी को नहीं देते तो असदुद्दीन ओवैसी को नहीं देते। मगर हमने प्रोग्राम बनाया है कि उत्तर प्रदेश के मैं खुद जाऊंगा, मेरे पार्टी के मेंबर से मुलाकात करूंगा और पार्टी को हम स्ट्रेंथन करेंगे। और साथ ही साथ मैंने मेंबर्स को कहा है कि इलेक्शन की तैयारी करें, हमको असेंबली इलेक्शन लड़ना है और हमारे अराकीन कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी भी जल्द ही एमएलसी मनोनयन की कवायद शुरू करने जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बाबत जल्द ही राजभवन को सूची भेजी जाएगी। इसे लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। सपा को 5 एमएलसी मनोनीत कराने के लिए राजभवन को सूची भेजनी है। माना जा रहा है कि इस बार सूची में युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव जल्द ही इसे हरी झंडी दे सकते हैं।
बहरहाल 2017 विधानसभा चुनाव में भले ही लंबा फासला हो, लेकिन यूपी के गलियारों में चुनावी शोर मचने लगा है। चुनावी आकलन के लिए राजधानी लखनऊ में सियासी पार्टियों का जमावड़ा लगने लगा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2017 के चुनाव में किस पार्टी का परचम लहराता है और किस पार्टी का परचम चुनावी झोंके में उड़ जाता है। लखनऊ से के न्यूज के लिए मनीष पांडे के साथ शबी हैदर की रिपोर्ट। अब यह सिलसिला बढ़ेगा, दौरे बढ़ेंगे, चुनाव सिर पर है। हमारे साथ आबिद वकार साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। वकार साहब, स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ये भी लखनऊ स्टूडियो में है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी लखनऊ स्टूडियो में है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर ललन प्रसाद हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका ललन प्रसाद जी। तौहीद कुरैशी जी, ये AIMIM के नेता हैं, ये अब तक नहीं शामिल हो पाए हैं कार्यक्रम में, इनका आना भी तय था, अब तक नहीं पहुंचे हैं। चर्चा हम शुरू करते हैं। आप हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आबिद वकार साहब के पास चलेंगे। आबिद साहब, ओवैसी साहब आए आज लखनऊ, और ओवैसी साहब ही नहीं आए, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आए। चुनाव सिर पर है, आप सुन पा रहे हैं वकार साहब? वकार जी, आप सुन पा रहे हैं? वकार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओमकार नाथ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं जी। ओमकार नाथ जी, आप ही से शुरू करते हैं। मुझे सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज। ओवैसी साहब आए और मोहन भागवत साहब भी आए। दोनों का आना अलग अलग कार्यक्रम है, हम कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में घटनाएं कोरिलेट की जाती हैं, होती हैं। एक ही दिन ओवैसी भी आ रहे हैं, एक ही दिन मोहन भागवत भी आ रहे हैं। दोनों के रुख में बड़ी नरमी देखी जा रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं जय मीम जय भीम, एक नरमी। मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि भारत माता की जय को लेकर किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, वो अपनी मर्जी का मसला है, अपनी मर्जी से लोग बोले ठीक, जिनको नहीं बोलना है नहीं बोले। इतनी नरमी दोनों तरफ से आई है यूपी चुनाव से ठीक पहले। इसके राजनीतिक मायने आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसे जी, अगर इस नरमी के साथ ये चुनाव में आ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, आना चाहिए। रह गया सवाल जो ओवैसी को इतना महत्व दिया जा रहा है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ओवैसी एक अपनी पार्टी के इकलौते नेता हैं, इकलौते MP हैं। इनका कहीं दूसरे राज्यों में कोई असर नहीं है। अभी बिहार में दिखाई पड़ा, जो कि चुनाव में ये गए थे, वहां इनको एकदम नकार दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इनको क्यों बढ़ाया जा रहा है। इनको बहुत दिखाने से, इनकी बातों को बहुत करने से सिवाय सांप्रदायिक तनाव के और कुछ नहीं होना है। जहां तक RSS की बात है, वो एक बड़ा संगठन है और उसकी बातों को सब लोग जानते हैं कि वो एक हिंदू एजेंडा लेके चलती है, और वो स्वयं भी स्थिति को बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंचाने की सदैव कोशिश करती रही है। और आज स्थिति ये हुआ है कि राष्ट्रवाद के नारे पे जिस तरह से इन्होंने भारत माता की जय पर बवाल खड़ा किया, आज वो जब इस बात को कह रहे हैं, अगर ये पहले दिन ही यही बात कह दी गई होती तो शायद आज कुछ विकास के काम सरकार कर पाती, इस तरह की बात न होती। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि इन लोगों के आने का एक दिन में कोई बहुत बड़ा एजेंडा हो गया और इनके आने से कोई असर पड़ने वाला है। आप कह रहे हैं सर, और इस प्रदेश की जनता जो है, दो ही लोगों को तवज्जो दे रही है काम की। एक तो भारत के केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को उसने चुना है, उनका परफॉर्मेंस देख रही है, और प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी को चुना है, उनका परफॉर्मेंस ठीक है, और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएगी। उस मुद्दे पर आएंगे। इस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। सर उस मुद्दे पर आएंगे ना, बता के जनता को आ जाएंगे बाद में। अभी जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं वो कर सामने, नहीं, वो उस मुद्दे पर फिर आएंगे। अभी जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो कर ले। आबिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? दीजिए। हाँ आबिद साहब, इन्होंने कहा, ओमकार नाथ जी ने कहा कि भाई ओवैसी साहब को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है,
इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, बिल्कुल सही बात है, इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के। बिहार में गए, कुछ खास असर नहीं रहा उनका। सीमांचल के इलाके में लड़े जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, असर नहीं रहा। कौन तवज्जो दे रहा है ओवैसी साहब को? ओवैसी लखनऊ पहुंचे तो काले झंडे दिखाने वाले लोग कौन थे? क्या वो मीडिया के लोग थे? अगर किसी को लगता है कि मीडिया ने तवज्जो दिया, मीडिया ओवैसी को आगे सरका रहा है, तो जो काले झंडे दिखाने वाले थे वो तो मीडिया के लोग नहीं थे। ये कौन से लोग हैं जो ओवैसी को देखकर काले झंडे दिखा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लोगों ने काले झंडे दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। जब आप मान रहे हैं कि ओवैसी बड़ी चीज नहीं है राजनीति में, तो इतनी घबराहट क्यों कि जब वो आ रहे हैं तो आप काले झंडे दिखा रहे हैं? दरअसल ऐसा है, देखिए आप, ये दो चीजें हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी और एआईएमएम के प्रेसिडेंट ओवैसी जी, दोनों एक ही टाइम, एक ही वक्त लखनऊ में आते हैं और अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम करते हैं। ये सब मिले हुए हैं आपस में। ये जो ओवैसी जी हैं, ये भाजपा के खड़े किए हुए नेता हैं और भाजपा आरएसएस वीएचपी की बनाई हुई पार्टी है इनकी पार्टी। तो ये उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 में इलेक्शन होगा और समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। नहीं तो समाजवादी पार्टी को रोकना भी राज्य का काम है, इस पर भी सख्त रहिए। जनता को दिख रहा है आजादी के बाद। आप क्यों डर गए कि दंगे कराना चाहते हैं? सरकार आपकी, आप सख्त रहिए। सूबे में समाजवादी पार्टी की ये पहली सरकार है जिसने इतना विकास किया, इतना विकास किया कि इतना विकास और पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने के बारे में भी सोच नहीं सकती। तो ये दोनों जो हैं, आरएसएस और ओवैसी जी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये प्रदेश में, जो कि प्रदेश शांत है और प्रदेश की जनता अमन के साथ दोबारा इस पार्टी की सरकार को चुनना चाहती है, तो ये लोग तो अभी लखनऊ में आए, फिर आजमगढ़ में जाएंगे, बनारस में जाएंगे, उल्टे सीधे बयान देंगे और हिंदू मुसलमानों मेरा सवाल दूसरा करवाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके। मतलब आपका जवाब मैं ये मानूं कि भाई ओवैसी को आरएसएस और बीजेपी के लोग बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ओवैसी को वो तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, मैं तो तवज्जो दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि भाई वो एक चुने हुए सांसद हैं और चूंकि लोकतांत्रिक ढांचे में मैं हूं और लोगों ने उन्हें चुना है, तो मैं उनकी इज्जत कर रहा हूं, उनको मैं तवज्जो दे रहा हूं। सियासत में उनका कद कौन बड़ा कर रहा है? आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी, और दोनों पहुंचे थे। ओवैसी साहब भी लखनऊ में, मोहन भागवत साहब भी लखनऊ में। अब समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि भाई दोनों ने कोई सेटिंग कर रखी है। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनको बीजेपी और आरएसएस के लोग राजनीति में बड़ा बना रहे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। बिहार चुनाव के पहले भी कुछ इस तरह की बात आई थी कि भाई बीजेपी ने ही ओवैसी को बिहार में लाया है कि आप कुछ डैमेज कीजिए या बंटवारा कर लीजिए मुस्लिम वोटर्स का। खैर, अब जो भी राजनीति हो, आंतरिक राजनीति है, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का, तो हम तो आरोप ही मान के चलेंगे इसको। अजय कुमार जी लखनऊ में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अजय जी, कहा भाई ओवैसी को बड़ा किया जा रहा है, कौन कर रहा है? काले झंडे दिखाने कौन जा रहा है? कौन ओवैसी के एक एक बयान के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है? ओवैसी को अगर बड़ा किया जा रहा है तो कौन कर रहा है? और ओवैसी के बड़ा होने में आखिर नुकसान किसका है? क्यों ओवैसी बड़ा हो रहे हैं? ये बात किसी के लिए चिंता का विषय है? आसिफ जी, ओवैसी के बड़े होने की बात तो अपनी जगह है, लेकिन फैजाबाद में जो चुनाव हुआ जी, उससे वो चर्चा में स्वयं आ गए। फैजाबाद में अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उन्होंने, उनकी पार्टी ने एक दलित उम्मीदवार उतारा जी। नतीजा ये हुआ कि उसको 11,000 वोट मिल गए जी। और जो लोकदल के वहां के कैंडिडेट थे, जो जीतने के लिए थे, वो हार गए। चर्चा वहां से शुरू। वैसी जी जिस तरह के बयान देते हैं वो स्वयं में चर्चा में होते हैं। बयानबाजों में उत्तर प्रदेश के भी एक है, उनका जब बयान आता तो वो इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं कि वो मीडिया में बने रहें। ओवैसी जी के भी बयान उसी तरीके के हैं कि वो मीडिया में बने रहें। मुझे याद है कि वो कितना प्रभावित कर सकेंगे 2017 का चुनाव। एक और पार्टी उत्तर प्रदेश में 2012 में बड़ी ताकत के साथ उभरी थी और वो थी पीस पार्टी। पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब ने
खूब टिकट बांटे लोगों को, खूब टिकट बेचे भी, और हेलीकॉप्टर से दौरे किए और बमुश्किल उनके 4 विधायक जीते, और वो चारों अपनी अपनी ताकत पर जीते थे। चाहे वो रायबरेली से अखिलेश हो, चाहे वो कमाल यूसुफ हो, खुद अयूब साहब हो, या काट सहारनपुर से हो। उनके 2 विधायक जो थे वो तो सपा में चले गए, अब उनको वहां से टिकट मिल गया। अखिलेश अपने बल पर जीते तो वो अलग हो गए। अब ओवैसी जी कितना वो दिखाएंगे, ओवैसी जी एक बयान दे रहे हैं, और जो उनकी रणनीति है वो ये बतला रहे हैं अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को, कि देखो 2014 के लोकसभा में आपकी बिरादरी का एक भी उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंचा। ठीक है, उनके लोग किस तरह से नहीं पहुंचे क्या है, भाजपा को 73 सीटें मिल गई, वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन उनके वर्ग के लोग, या मैं कह दूं अल्पसंख्यक या मुस्लिम, थोड़ा क्षुब्ध है कि उनका नेतृत्व वहां नहीं हुआ। अब कैसे वो भुना पाएंगे। मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि बिहार में जो इनका हुआ, जिस तरीके से वो रहे, अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि जिसका एक वोट बैंक अपना रहा है 1986 से पहले तक, 89 से पहले तक जी, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण, ये वोट बैंक मंडल और कमंडल के बाद से हट गया जी। आज भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर तेजी लावे, अपना एक चेहरा उत्तर प्रदेश में प्रभावित करे, तो ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान ऐसा नहीं है कि वो अगर ओवैसी जी ने कुछ कह दिया या पीस पार्टी के अयूब ने कह दिया तो उनकी तरफ भाग जाएगा। अब वो फतवे में भी नहीं आने वाला है, पढ़े लिख गए हैं। आपको बताना, ये तो लग रहा है कि अगर कोई संगठित रूप से आवे जी, या कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने की कोशिश करे, तो आप मैं कि निश्चित रूप से प्रियंका जी आवे और सारी चीजें करें, तो काफी कांग्रेस की एक जीवित हो जाएगी। हो सकता है आ जाए, हो सकता है सर आ जाए। तीसरे नंबर पर थी, उसके बाद से अब चौथे नंबर पर हमेशा आ गई। आज भी कांग्रेस चौथे नंबर पर है। मैं चाहूंगा कि ओवैसी जी जिस तरीके से आ रहे हैं और सारी चीजें हैं, वो भी चर्चा में रहने के लिए हर एक इकलौते विधायक हैं AIMIM के, तो आप किस तरह से वो लोगों को संगठित सर ललन जी के पास अब चलेंगे, से लोगों को करते हैं वो एक समय बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई बहुत अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में ओवैसी और उनकी पार्टी का नहीं पड़ने वाला। चलिए, तौहीद कुरैशी साहब भी आ गए हैं, वो भी सुन रहे होंगे। फिलहाल हम चलते हैं डॉक्टर ललन प्रसाद जी के पास, दिल्ली स्टूडियो में है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ललन प्रसाद जी, ओवैसी का कद बड़ा किया जा रहा है। मैं समझ गया कि वो घुमा फिरा के वो आरोप में मीडिया पर मढ़ा जा रहा था कि भाई हम ओवैसी की चर्चा कर देते हैं। क्यों न करें, ओवैसी एक सांसद है। ओवैसी ऐसे सांसद हैं जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद होते हुए भी दक्षिण भारत से छोड़कर उत्तर भारत की राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। वो बिहार के चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हैं, वो यूपी की चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई और स्थानीय निकायों के चुनाव में जीत भी दर्ज की। क्यों नहीं ओवैसी की चर्चा हो। रही बात ओवैसी का कद बड़ा करने की, तो जो लोग काले झंडे दिखा रहे हैं वो कद बड़ा नहीं कर रहे हैं क्या? जो उनकी एक एक बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो बड़ा नहीं कर रहे हैं क्या? मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बात को रियलाइज करती है। जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए, जब भी चुनाव हुए हैं तो जातिवाद और संप्रदायवाद ये बहुत आगे रहा है और इसी के बल पर चुनाव जीते गए हैं। चाहे वो मायावती हो, कभी उन्होंने मंडल कमंडल को धिक्कारा और उसके बाद फिर उसी पर आ गई और सबको लेने की बात किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी का तो बेस ही रहा है मुस्लिम वोट और यादव वोट और इसके बाद थोड़े से और लोगों को मिलाकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति शुरू से रही है वो 28 से 30% के बीच में जिस पार्टी को भी जिस पार्टी के पक्ष में वोटिंग हो जाए तो वो पार्टी नंबर 1 पर आ जाती है। और इस लिहाज से मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा दबाव रहा है और इस वक्त अभी तक है। लेकिन इस चुनाव में स्थिति कुछ बदल रही है और ये स्थिति जब संसद का चुनाव हुआ आपने तभी से देखा कि उस समय सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश की जो एसपी थी और बीएसपी थी और जो भी थे वो सारे साफ हो गए और सारी सीटें 73 सीटें मोदी जी ले गए और बाकी 3-4 सीटें मुलायम सिंह के परिवार को मिली। ऐसी स्थिति में एक ये जो आशंका एसपी में है कि अगर विधानसभा में कुछ ऐसी स्थिति बन गई तो एसपी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होगा।
तो इसलिए जाहिर है कि अगर कोई भी मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो समाजवादी पार्टी उसका जमकर विरोध करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में 400 सीटों में जो विधानसभा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लगभग, उसमें 130 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिसमें 20% से ज्यादा मुस्लिम वोट है जी, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तो ऐसी हैं जो काफी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें। संसद के चुनाव में इसके बावजूद भी मोदी की जो विजय हुई, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो विधान की सीटें होती हैं, विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो उसमें एक संसदीय क्षेत्र में 4-5 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। तो उसमें अगर 1-2 में मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुलता में है तो उसका कोई असर संसद के चुनाव में उतना नहीं देखा गया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इसका असर जबरदस्त होने की आशंका है, जैसे कि वहां की स्थिति अभी तक पिछले सारे चुनाव में रही है। और इसलिए बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में है कि किस तरह से इस गढ़ को तोड़ा जाए, कैसे इसमें सेंध लगाया जाए। जो ओवैसी का विजिट है, मैं समझता हूं कि उसको बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ का कोई मतलब नहीं नजर में आता, क्योंकि ओवैसी कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि जो मुस्लिम वोट्स को इतनी बड़ी मात्रा में काट सके कि बीजेपी को कोई उसका नुकसान हो। बिहार में तो अदरवाइज आज तो आप जैसा जानते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन पर बीजेपी का यूपी में या देश में कहीं भी कोई खास होड़ नहीं है जी। और बीजेपी अगर ये सोचती है कि मुस्लिम वोट उनके पक्ष में आएंगे तो ये सोचना भ्रामक है, और मैं नहीं समझता कि उनका केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में कोई बहुत आशान्वित भी है कि वो मुस्लिम वोट बहुत पाएंगे। जी जी सर, उनका जो जोर होगा यूपी में वो निसंदेह ओबीसी पर होगा। हाँ। जिसमें 45% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ओबीसी की है और 20-21% के करीब शेड्यूल्ड कास्ट है। चल आते हैं, दोबारा आते हैं सर, आपके पास दोबारा आते हैं। वोट्स हैं कोई 13% सर, और कुछ बनियों के वोट हैं, तो ये सब, और गुज्जर के वोट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ। ये सब चंक ऐसे हैं कि जिसके ऊपर बीजेपी अधिक कार्य करेगी और शायद उसके हित में यही होगा कि इस वर्ग को अपने साथ ले जाने की अधिक कोशिश करेगी। सर आते हैं, दोबारा आते हैं। अभी तो ऐसा कोई नेतृत्व नहीं मिला है जो बीजेपी सुन नहीं पा रहे हैं, लगता है बीजेपी के ललन प्रसाद तक लगता है हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। भागवत का लखनऊ का विजिट और ओवैसी का विजिट एक साथ होने का सवाल है। मैं समझता हूँ एक कोइंसाइडेंस है, इसमें कोई ऐसी राजनीतिक। हमारे साथ तौहीद कुरैशी साहब जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता हैं। तौहीद कुरैशी जी, देर से आए आप, स्वागत है आपका। देखिए, आप मेरी गर्दन पे छुरी रखें न रखें, मैं पूरी खुशी के साथ बिना किसी दबाव के दिल से, बिल्कुल मन से, जेहन से जय मीम बोल सकता हूं, जय भीम बोल सकता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज ओवैसी साहब ने जय मीम जय भीम कहा। और लेकिन मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब, इतनी नरमी क्यों आ रही है? अब यूपी चुनाव के पहले ओवैसी साहब में भी नरमी दिख रही है, मोहन भागवत साहब में भी नरमी दिख रही है। उन्होंने भी कहा कि भारत माता की जय, इस नारे के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, ये तो अपनी मर्जी का मामला है, बोलना है तो बोले लोग, नहीं बोलना है वो नहीं बोले, दबाव नहीं बना सकते। ओवैसी साहब ने भी जय हिंदू के नारे लगाए, जय मीम, जय भीम, भीम भी जोड़ा अब उसके साथ। इतनी नरमी क्यों आ रही है? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि मोहन भागवत जी इसलिए अपनी बात से पीछे विड्रा कर गए क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि अभी अकाली दल ने भी इस चीज को कहा कि किसी भी आदमी के ऊपर इस चीज का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। उनके लोगों ने कई जगह इस मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट में PIL की, लेकिन जब उनको लगा कहीं कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए आज हो सकता है कि उनको लगा हो कि किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बात रही जय मीम और जय भीम के नारे की, तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और दलितों के वोट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम और दलित ही एक ऐसा वर्ग है जिनको वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है और उसके बाद उनको किनारे कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले जब मायावती जी ने पार्टी बनाई और काशीराम जी जब उसमें निकले तो उन्होंने एक बात को यह कहा, एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, क्योंकि उन्होंने पहले सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ग की बात करी। तो और दलित भाइयों को यह लगा कि ये पार्टी एक ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बनी है और हमारे हक के लिए लड़ेगी। और आज जो हम
इस देश के अंदर सबसे पिछड़े हैं, हमको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, हमारे बहुत से ऐसे हक है जिनको बिल्कुल नीच तरह से देखा जाता है, तो उसके लिए ये हमारे लिए लड़ेंगे। लेकिन जैसे तौहीद साहब, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ का कोई एक ऐसा मंदिर बताइए जहां दलित नहीं जाते हो, कोई एक मंदिर बता दीजिए लखनऊ में जहां दलितों के जाने पर बहुत से अक्सर सर बात सुनिए, मैं पर्टिकुलर एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर न्यूज में ही ऐसा देखने को आता है कि फलाने कई जगहों पे मंदिरों में नहीं जाने दिया गया, उनको रोका। उनको रोकने वाले कौन होते हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग, ठीक है सर। उनको रोकने वाले कौन होते हैं? विश्व हिंदू परिषद के लोग। हमारे यहाँ हर एक आदमी का सम्मान है, हम जो बात कर रहे हैं उसको कंप्लीट होने दीजिए। कि उसमें उसके बाद जब बीएसपी पार्टी थोड़ा सा फ्लो में आती है तो नारा दिया जाता है कि हाथी नहीं गणेश है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश है ये। उसके बाद होता क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को एक छत्र राज हो जाता है। बीएसपी सरकार के अंदर भी हमारे दलित भाइयों को वो चीज नहीं मिलती है जिसकी वो सोच करके वहां जाते हैं। होता क्या है, ब्राह्मण समाज में जैसे आप मान लीजिए कोई एक ऐसे मंत्री में जिनका नाम नहीं लूंगा, उनको 8-8, 9-9 विभाग दे दिए जाते हैं। क्या दलित में हमारे नेता भाई नहीं थे? बहुत से हमारे नेता थे जिनको दिया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिया गया? तो क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में चुनाव आने के बाद हम लोगों को भूल जाए। अगर वैसी साहब आज हम इन लोगों की हिमायत कर रहे हैं, मुस्लिम और दलित की आवाज उठा रहे हैं, तो हमें नारा बिल्कुल देना है। जय भीम और जय भीम का नारा हम देंगे और इसी नारे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। मायावती जी खाली जय भीम के नारे के साथ थी। जब मीडिया ने उनसे ये चीज पूछा था क्या आप मुसलमानों को जोड़ रही हैं, आप जय भीम का नारा देंगी, क्यों बगली झांकने लगी थी वो अपनी? उनको भी कहना चाहिए था कि नहीं हम देंगे, क्यों नहीं उन्होंने दिया? ठीक है, आज अगर हम दे रहे हैं तो हम बिल्कुल करके दिखाएंगे इस चीज को। हम दलित को, मुसलमानों को एक साथ लाकर आबिद जी पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो ज्यादा अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपने अच्छी बात रखी। ओमकार नाथ जी, आबिद साहब कह रहे हैं कि भाई इस्तेमाल किया गया। एक वक्त था जिस जय मीम की आज बात हो रही है, वो जय मीम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा था। जिस जय भीम को उसके साथ जोड़ रहे हैं ओवैसी साहब, वो जय भीम भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा था। अब कांग्रेस ये दावा नहीं कर सकती कि मीम उसके साथ है और भीम उसके साथ है। ऐसी नौबत आई। अब ओवैसी साहब नारा लगा रहे हैं जय मीम जय भीम। क्या फायदा होगा ये अलग मसला है, इससे मायावती को कितना नुकसान होगा ये भी अलग मसला है। लेकिन इस राजनीति में कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस जहां पर थी वही खड़ी है। कांग्रेस का जो सिद्धांत था वो हालत है सर, वही रहेगी। तो जनता की सोच है और जनता नहीं बुरी हालत चौथे नंबर की आप समझे नहीं असित भाई। जी जी, बुरी हालत में की अलग बात है, लेकिन सिद्धांत अलग है। अजय सर कह रहे हैं चौथे नंबर की पार्टी है, देखिए। और ये वही सिद्धांत है जिसने अखंड भारत की नींव रखी। जी हाँ, चौथे नंबर की पार्टी मान लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, कोई उससे छुपा नहीं है। हाउस के अंदर चौथे नंबर पे ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सिद्धांत जो कांग्रेस का था वही आज भी है और उसी सिद्धांत पे ये अखंड भारत का निर्माण हुआ था। अगर अखंड भारत का निर्माण सिद्धांत पर हुआ होता है तो ये पार्टियां आज राज कर रही हैं तो शायद भारत का ये ना होता। सर उस सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं तो उस सिद्धांत में तो मीम और भीम आपके साथ हुआ करते थे। देश और देश सुनिए, मीम और भीम आपके साथ हुआ करते थे तब नहीं। जब प्रदेश हमारा जाति और धर्म में, सुन लीजिए, जब जाति और धर्म में परिवर्तन हो गया पूरा राजनीति, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें गड़बड़ाई हैं। आदमी कभी कभी भ्रमित हो जाता है, इस समय भ्रमित की स्थिति में है। अब धीरे धीरे जो आपने कहा ये दोनों क्यों मुलायम हो गए, क्या ये भागवत जी और ओवैसी साहब, तो मुलायम होने का कारण था। मुलायम इसलिए हो गए कि जनता समझने लगी कि ये तो लड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको आप तिरस्कार करना चाहिए, और उसके नतीजे सामने आने लगे, तब ये लोग मुलायम होने लगे। मुलायम ये अपने से नहीं हो गए हैं। और जहां तक असित भाई आपने एक बात कही थी कि कौन इनको बढ़ा रहा है, मीडिया को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक चीज तो देखना ही चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे और भी कोई हो, कि जहां देश के अखंडता पे प्रश्न आ रहा हो वहां ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जावेद अख्तर के बयान को नहीं दिखाया जाता है। और जो मुसलमान भाई जो हैं जिन्होंने क्या कहते हैं जय हिंद और भारत माता की जय के नारा लगाया, उसको नहीं दिखाया जाता है। एक व्यक्ति ने अगर कोई बात कह दी और वो दिखाई जा रहा है कि इससे तनाव बढ़ सकता है, उसको ज्यादा दिखाया जाता है। ओवैसी साहब ने तो जय हिंद कहा ही, हम तो दिखाई रहे हैं। कभी कभी छोटी चीजें ओवैसी साहब ने कहा कि भाई मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन जय हिंद उन्होंने तुरंत कहा।
जय हिंद, उसके तुरंत बाद उन्होंने जय हिंद कहा। ऐसा तो और नहीं जहां तक नहीं, तो बोलते। इसको इसलिए नहीं दिखाना चाहिए, सुनिए, इसको इसलिए नहीं दिखाना, इसको इसलिए नहीं दिखाना चाहिए कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भीम, इससे विकास नहीं होने वाला है, इससे राष्ट्र नहीं मजबूत होगा। राष्ट्र मजबूत होगा काम करने से, और काम में आप सहयोग कीजिए। अगर आप उसी से बचने के लिए तो नारे गढ़े जाते हैं, विकास कर लिया, उसी से बचने के लिए तो नारे गढ़े जाते हैं। हम 7 साल रहे तभी आप यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम 7 साल ना रहे तो आप न बैठे थे यहाँ पे। आप गलत बात बोल रहे हैं। 7 साल अगर हम आज ये सब न हुआ होता। आपका ये हाल ना 6,30,000 गाँव में से कुल 18,000 गाँव बचे। आपकी का हाल अच्छा है। मनरेगा देखिए, हमने कांग्रेस की नीति गरीबी देखा कि खाने का समझ कर दिया भारत के अंदर हमने खास सुरक्षा गारंटी दी, जिसकी वजह से आज लोगों को अनाज मिल रहा है। सर, हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ हुआ भी, हमने क्या कहते हैं, घुमा फिरा के फिर वहीं पहुंच जाएंगे तो आगे की बात नहीं करेंगे। अगर हमने लोगों को सम्मान दिया, तौहीद जी आपके पास मैं आऊंगा। तौहीद जी ऐसे बात कीजिएगा तो क्या दर्शक समझेंगे? आप बताइए, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, दर्शक क्या समझेंगे? ना आपको सुन रहे हैं ना उनको सुन रहे हैं, तो सबको मौका पूरी बात बेकार हो जाएगी ना। और नकारने का ये मतलब नहीं, जनता ने जवाब ओमकार जी आप चुप हो जाइए। ओमकार जी आप क्या होता? ओमकार जी चुप हो जाइए, तौहीद जी आप भी चुप हो जाइए। दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, कोई नहीं समझ पा रहा है कि कौन क्या कह रहा है। दर्शक समझेंगे ही नहीं तो फिर इस चर्चा का मतलब नहीं होगा ना। अजय कुमार जी के पास आएंगे। सर, नरमी की हम चर्चा कर रहे थे। यूपी चुनाव से ठीक पहले दोनों पक्षों में नरमी आई है। इस नरमी के राजनीतिक मतलब क्या है? देखिए, स्वाभाविक है कि जब उनको ये लगा कि वहां भारत माता की जय नहीं बोली और उसका विरोध हुआ एक वर्ग में, अब वो जब राजनीति जातीय और सांप्रदायिक राजनीति में हो जाएगा तब लोगों को नरमी बरतनी पड़ेगी। स्वाभाविक है। मोहन भागवत जी ने भी नरमी बरती। उन्होंने भी जिस तरह से कहा कि भारत माता की जय कोई बोले या न बोले, हमें उससे, और कहा वो ये कहते नहीं भारत माता की जो नहीं जय बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। आज ओवैसी जी ने भी वही किया। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात कर रहे हैं, क्या अब जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, इस आधार पर चुनाव होंगे? कहां रह गया हमारा प्रदेश? एक जरा सा भी कह लिया या कि मुजफ्फरनगर कांड होता है तो एक पूरा का पूरा लहर चल जाती है। अब लोगों को ये लगने लगा कि कुछ इस तरह की बातें करें जिससे कि चुनाव में लाभ मिले। अब ठीक है, अभी हमारे AIMI के एक प्रवक्ता जी जो हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि दलित और मुस्लिम का गठबंधन, उनको लगा फैजाबाद के बीकापुर में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें दलित को उन्होंने टिकट दिया। उस दलित को टिकट देने का परिणाम हुआ कि लोक दल के मुन्ना सिंह, जो कि जीत की स्थिति में थे, और इनका ओवैसी जी का कैंडिडेट 11,000 मत पा करके मुन्ना सिंह हार गए। तो अब ये चीज शराब खाली वैसी साहब के ऊपर क्यों चला रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं चला रहा हूँ। क्यों चला रहे हैं आप? ये चीज कांग्रेस के ऊपर क्यों नहीं चला रहे? आप ये चीज भाजपा के ऊपर क्यों नहीं चला रहे? आप वैसी साहब के ऊपर क्यों नहीं? आपकी बात, कांग्रेस की तो इससे कम वोट पाई थी, इससे कम वोट पाई। पूरी बात रखिए, लेकिन आपका जब मौका है तब रखिए, अपनी पूरी बात आप रखिए। जितनी उम्र होगी उतनी मेरी पत्रकारिता की उम्र है। आप समझिए उसको मैं क्या कह रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं आप। सर अजय कुमार, सर मैं ये कह रहा हूं कि अब ये चाल चली जा रही है जैसे मायावती चलती थी कि अब मुस्लिम कैंडिडेट कम खड़े करो, दूसरे वर्ग के कैंडिडेट खड़े करो और मुस्लिम का वोट हमें मिलेगा। अच्छा। वैसे जी यही बात पीस पार्टी ने की थी। क्या नतीजा हुआ? 4 सीट उनको मिल पाई। ठीक है, ओवैसी जी आए हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या ये समझेगा कि वो उत्तर प्रदेश के हैं? क्या आप भ्रमित कर पाओगे उनको? उन मुसलमानों को समझा पाओगे कि ओवैसी जी हैदराबाद के नहीं है, उत्तर प्रदेश के हैं? आखिर असर पड़ेगा। आप केवल आजमगढ़ में अगर चुनाव जीत लेंगे जिला पंचायत के, तो उससे कोई व्यक्तिगत आधार पर पीस पार्टी के जितने लोग जीते थे आप बता दीजिए, सब अपनी अपनी ताकत के बल पर जीते थे। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत लोग अपनी ताकत पर ही जीतते हैं, चाहे वो कमाल यूसुफ हो, चाहे वो अखिलेश सिंह हो,
तो हम सब अपनी ताकत पे जीते थे। तो आप ओवैसी जी अगर टिकट देंगे कुछ लोगों को, अपनी ताकत पे जीतेंगे, स्वाभाविक है जीतेंगे। लेकिन मुसलमान उत्तर प्रदेश का भ्रमित होने वाला नहीं है, वो केवल जात पात पे या उस पर आने वाली स्थिति नहीं है। लोग पढ़े लिख चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। और क्या कारण है कि 2014 का जो चुनाव लोकसभा का हुआ, किस तरीके से विकास के मुद्दे पर लोग गए, मोदी के चेहरे पर गए, भाजपा के चेहरे पर नहीं गए। आप उस तरह का एक चेहरा लाइए, बताइए कि हमने ये किया है, आपके साथ होंगे। लेकिन केवल हिंदू मुसलमान पर चुनाव होगा तो ये देश का, प्रदेश का जब से मंडल कमंडल चला तब से ये स्थिति उत्तर प्रदेश की दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हम विकास के किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। आज इतनी चर्चा कहीं कोई विकास की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, आबिद वकार प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जातीय बात कर रहे हैं। आखिर जातीय बात पर प्रदेश कब तक चलेगा? हाँ, आबिद वकार साहब जो है, सम्मान करता हूँ, एक सांसद है, मैं मोहन भागवत का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे राय है कि आप कम से कम बांटने की स्थिति में बोलिए। तिवारी जी बोलिए। जी, आबिद वकार साहब, आपने कहा कि भाई सरकार ने विकास का काम किया है, और तो क्या विकास के मुद्दे पर आपकी सरकार आबिद वकार साहब नहीं, अरशद आबिद। अरशद आबिद, चलिए वो गलती होगी यहाँ लिखने में। तिवारी जी ऐसा है, नहीं सवाल, समाजवादी पार्टी, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह और मौलाना अबुल कलाम साहब आजाद के सिद्धांतों को मानती है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में 2012 में वादे किए थे प्रदेश की जनता से, वो सभी वादे पूरे किए। सिर्फ मुसलमानों को छोड़ करके, मुसलमानों से किए जितने भी वादे थे सब कोई नहीं वादे पूरे किए गए। कोई वादा नहीं पूरा किया गया। भाई बोल लेना, बाद में आप आएंगे। भाई आप आपके प्रवक्ता की तरह से मत बिहेव कीजिए, सबको बोलने दीजिए। आपका नंबर आया तो आप भी बोलिएगा, कौन मना कर रहा है आपको? अरे पहले सुनिए, हम सुन रहे आपकी बात, आपने कितने आरोप लगाए, हम तो आपकी बात सुन रहे थे। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ। पार्टी का 2012 का मैनिफेस्टो लाइए और रखिए अपने पास, और आइए अगली डिबेट में और मुझको टिक करते रहिए कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपने मैनिफेस्टो में जो जारी किया था दिल्ली और लखनऊ में, एक वादा पूरा किया। और समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो से बाहर जाकर मेट्रो लाने का वादा नहीं किया था, लेकिन मैनिफेस्टो से बाहर गए और जनता की सुविधाओं को देखते हुए कि इनको दिक्कत ना हो, मेट्रो लाए। समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो से अलग हटकर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का वादा नहीं किया था, लेकिन जनता की दिक्कतों को देखते हुए उसको पूरा किया। समाजवादी पार्टी ने IT सिटी का वादा नहीं किया था। समाजवादी पार्टी, इतनी बहुत सी, समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन योजना का वादा नहीं किया था। समाजवादी पेंशन योजना और हमारे मैनिफेस्टो में वादे थे सबने पूरे किए। वादों के अलावा भी हमने बहुत कुछ जनता को दिया। नहीं अरशद जी, जब आपने और जहां तक विकास की बात है तो प्रदेश की जनता, नहीं आप बताइए ना, आपने इतना काम किया, आपको लग रहा है कि आपने बहुत विकास का काम किया। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, किया होगा आपने, कुछ काम दिखते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी दिखते हैं, बहुत सारा विकास सरकार कर देती है जो दिखता भी नहीं है। आप ये बताइए कि दिख रहे हैं, सब काम दिख रहे हैं। सर ठीक है, मैं भी कह रहा हूं कि दिख ही रहे हैं। ओवैसी साहब जब लखनऊ आते हैं तो काले झंडे आपके वर्कर क्यों दिखाने लगे? जब आपने विकास किया है, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपने बहुत सारा काम कर दिया है, तो इकलौते सांसद, एक पार्टी के इकलौते सांसद के आने से इतनी घबराहट? हमने विकास किया है तिवारी जी, और विकास के बलबूते ही, हमें कोई घबराहट नहीं है। तो काले झंडे क्यों? समाजवादी पार्टी का जो चुनाव है वो BSP और BJP से है। ओवैसी जी कहीं राजनीतिक परिदृश्य में नहीं है। अरे सर, तो आप लोग काले झंडे लेकर पहुंच जाते हो। पहले बिहार में 6 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। और वहां लड़े हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 62, 67, 68% थी, और वहां जमानतें जब्त हो गई। तो जिस तरह पीस पार्टी बड़े तूफान के साथ आई और उसने पूरे प्रदेश में एक माहौल बदलने की कोशिश करी, और उसके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। उससे पहले नेलोपा, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी आई, उससे पहले मुस्लिम लीग आई, उससे पहले अवामी पार्टी आई। सैकड़ों पार्टी आती है और चले जाती है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। ना हम ओवैसी जी को देख के, ना हम ओवैसी जी की पार्टी को
देकर को तैयारी कर रहे हैं। अगर काले झंडे लेके पहुंच गए आपके वर्कर, आप कह रहे हैं हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बीजेपी और बीएसपी के वोट बैंक को देखकर, उसकी रणनीति को देखकर की जा रही है। अच्छा, चलिए। समाजवादी पार्टी के लोगों को, और हमें इतना यकीन है कि जो हमने विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रदेश की जनता जो अमन पसंद जनता है, वो प्रदेश में दंगे फसाद से पूरी तरीके से मुक्ति चाहती है कि प्रदेश में और देश में कहीं दंगा ना हो। हम अमन और विकास के नाम पे चुनाव लड़े थे और जीते थे। हम 2017 में चुनाव में जा रहे हैं और फिर हम समाजवादी पार्टी की सरकार के विकास और अमन के नारे के साथ चुनाव लड़ेंगे। और फिर हम अमन रहा हो तो सब देख ही रहे हैं साहब, दंगे हो गए आपकी शासनकाल में। सीट आई थी, इस बार हमारी दंगे हुए मुजफ्फरनगर, शामली। बार बार मीडिया के जो हमारे कुछ भाई हैं वो बार बार ओवैसी जी को, उस पार्टी के एक सांसद को, जिसमें से एक ही सांसद है, इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जैसे कि इनका बहुत बड़ा जनाधार है, लोग इन्हें सुनने आते हैं। आधे से ज्यादा जनाधार का दावा कौन करता है? आप ही लोग काले झंडे दिखाने पहुंच जाते हैं, खबर में आ जाते हैं। अभी हैदराबाद में महान सर आएंगे आपके पास, आएंगे फिर आएंगे, जीत के आए अर्थात साहब फिर आएंगे। अब बार बार समाजवादी पार्टी वर्सेस ओवैसी करते तो हमारा ये कई चुनाव में नहीं है, कई मुकाबले। अरे अर्थात जी आएंगे, बार बार आपसे कह रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है बनाम, तो कोई कह ही नहीं रहा है समाजवादी पार्टी बनाम ओवैसी, तो कोई कह ही नहीं, हमारा कोई इनसे वो नहीं है। बार बार हमें दिखाया तो कहाँ ये और कहाँ हम। ललन प्रसाद जी, आप हमारी तुलना कीजिए बीजेपी से, अब हमारी तुलना कीजिए कि भाई वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी है। अब बार बार एक ऐसी पार्टी से, इनका तो संगठन भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, बात सिर्फ नरमी की हो रही है, उनके तेवर में नरमी आ गई है। चुनाव से ठीक पहले तुलना नहीं हो रही है, तेवर में नरमी के मायने तलाशे जा रहे हैं कि भाई संघ प्रमुख के तेवर में नरमी आ गई है, ओवैसी जैसे बड़बोले नेता के तेवर में नरमी आ गई है, इसकी चर्चा हो रही है ना। हमारे आप खुद तुलना करने लग रहे हैं समाजवादी, दे दिया है क्योंकि वो हमारी नीति से अरशद जी आएंगे आपके पास। हमारे सामने अरशद जी भाई, सर समीर क्या हो रहा है? हाँ, हम करना चाहिए। अरशद साहब एक बात कहना चाहता हूँ जी। अभी अरशद भाई बहुत विकास की बात कर रहे थे, बड़े दावे पेश कर रहे थे सर, उस पर कि हमने मेट्रो बना दी। ओमकार नाथ जी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने एक पे सुन लीजिए जरा सर नहीं, दो तीन चीजें गिनवा देना जरूरी है, वरना ये बेचारे परेशान होंगे। समझते सब काम पूरा कर लिया इन्होंने। 1952 में आप आजमगढ़ में आपके सांसद हैं मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों के गुनाहों, अब सुन तो लीजिए अरशद साहब, अरशद आबिद जी सुन लीजिए। मुलायम सिंह यादव जी है कि नहीं, आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। अरशद आबिद जी सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए। अब वहां पे देखिए, जौनपुर से जब लालगंज जाइए तो एक सड़क आपको नहीं मिलेगी जौनपुर से लालगंज जाने के लिए जिसमें कि आपको गड्ढे ना हो गाड़ी आपने गिरने के लिए। जेवली रोड जेवली से लेकर देवगांव 16 किलोमीटर की सड़क है, वो तो खबर हो जाएगी, चल नहीं सकते हैं। भीरा से लालगंज 16 किलोमीटर की सड़क है, आप चल नहीं सकते हैं। सर उस पर आप चर्चा नहीं करें सर, नहीं पाएंगे। हम विकास के दावे पर चर्चा नहीं करेंगे, चल नहीं पाएंगे, ये विकास है। ललन प्रसाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। मेट्रो दिखाई नहीं देती है। अरे सर अरशद आबिद जी, इस पर कभी चर्चा कर लेंगे, आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना। और यही वजह है कि जनता ने कर लेंगे की राजनीति से खत्म कर दिया। ठीक है ठीक है। विकल्प हम डॉक्टर ललन प्रसाद जी के पास चल रहे हैं दिल्ली। डॉक्टर ललन प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले बनेंगे मुलायम सिंह यादव जी। जी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि किसी जाति या संप्रदाय का कोई भी पार्टी ये सोच के अगर बैठ जाती है कि वो उनके ऊपर उनका पूरा होल्ड हमेशा रहेगा, तो ऐसा उत्तर प्रदेश या किसी भी चुनाव में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जैसे मुस्लिम वोट ही है, मुस्लिम वोट पहले कांग्रेस के साथ था और काफी दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया है। इसके बाद फिर ये मुस्लिम वोट यादव मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ, मायावती के साथ हुआ। जब मायावती भी दोबारा चुनाव में आई तो आपको याद है उन्होंने काफी मुसलमानों को सीट दिया अपने चुनाव में। और इसके बाद जो मुलायम सिंह की ये जो प्रेजेंट सरकार है, इसमें तो काफी हद तक वो मुस्लिम वोट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये मानना भूल होगा कि मुस्लिम वोट एक तरफ से हमेशा किसी एक पार्टी को है या किसी पार्टी को रहेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में मुझे समझ में आता है वो यह है विकास का। क्या 5 साल में इतना विकास हुआ है जिसको हम कह सके कि उत्तर प्रदेश ने सचमुच कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया है जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ा हो, या उद्योग धंधे बढ़े हों, या लोगों का एजुकेशन में सुधार हुआ हो, या और चीजों में विकास हुआ है, चाहे वो सड़क का है। देखिए उत्तर प्रदेश की सड़कें मेरा ख्याल है
देश के सारे हिस्सों से जो उनकी हालत अभी तक इतनी बुरी हालत, किसानों की हालत वही है, उद्योगपतियों की हालत वही है। उड़ीसा सर डॉक्टर ललन प्रसाद जी, अब समय नहीं है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए समय नहीं है। मुश्किल ये है कि आप जिस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे उस मुद्दे पर कम से कम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आते हैं वो चर्चा करना नहीं चाहते हैं, वो अपने हिसाब से डाइल्यूट करते हैं मामले को, या खुद चाहते हैं कि उनके हिसाब से चर्चा की जाए कि उन्हें क्या पसंद है, उनकी पार्टी किस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा चाहती है। उन सब मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बस मेरी गुजारिश है कि जिस मुद्दे पर जिस दिन बैठे उस पर कॉन्क्रीट चर्चा करें, उस पर किसी नतीजे तक पहुंचे। आज की चर्चा में हम नतीजे तक नहीं पहुंच पाए कि भाई दोनों की नरमी के मतलब क्या है, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। तो आगे मेरी गुजारिश रहेगी कि हम मुद्दे पर चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद आबिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार नाम सुधार के बोल रहा हूं मैं, वो सूचना ही कुछ गलत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौहीद कुरैशी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार नाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, ऐसा है कि ये दोनों जो है एक हैं और यही वजह है कि दोनों नरम हो रहे हैं, नरम हो रहे हैं दोनों एक। अजय कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर दोनों के बयान पहले बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब नमस्कार, इतना ही, नमस्कार।